नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। वो कैब की सीरीज़ में आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं और आज 101 शब्द और सिखाने वाला हूं आपको। अब तक हम लोग 2000 शब्द सीख चुके हैं। तो एज यूजुअल हर रोज़ क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पिछली तैयारी को जांचेंगे कि पिछली तैयारी में हमारा क्या हाल रहा है। और मैं चर्चा करूँगा जो मुझे लगता है, जो मेरा एजम्पशन है कि एक सीरियस बच्चा कहाँ तक पहुँचा होगा इस सीरीज़ के थ्रू, वो मेरे इस बात के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ में हाँ मिलाए कि हाँ वो यहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे हैं। और अपने आप को भी समझे कि इस पूरे सीरीज़ में जो मुझे लगता है कि जितना अपन ने मेहनत किया है, अगर सही से आपने भी मेहनत किया होगा तो आपको किस पोजीशन पे होना चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अपन ये बात करते हैं, बार बार अपने दिमाग को इस टंकी से कंपेयर करते हैं और इसमें 101 शब्द आज हम और ऐड कर रहे हैं। 2000 ऑलरेडी ऐड कर रखा है हम लोगों ने। अब इसमें से तकरीबन ऐसा होगा कि 1100 शब्द जो है आपको याद हो गए होंगे, जो आपके परमानेंट मेमोरी में चला गया होगा अगर मेहनत कर रहे होंगे सही से। और अगर हम बात करें जो है तकरीबन 1000 शब्द के आसपास टेम्परेरी मेमोरी में बना रहेगा आज की पूरी क्लास कर लेने के बाद भी। रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से आपको सुबह 6 बजे से बैठ जाना चाहिए, 7 बजे तक पढ़ना चाहिए। और जिस दिन मेरी क्लास नहीं आती, मैं बीच बीच में क्लास नहीं डालता हूँ, मतलब 7 दिन में 5 ही दिन क्लास करा रहा हूँ मैं आपकी, तो 5 दिन के अलावा जो 2 दिन बचते हैं, 2 दिन में 2-1 घंटे आपको रिवीजन करना चाहिए। और वो 2-1 घंटे रिवीजन आपको इन 1100 शब्दों का करना चाहिए। भले ये याद हो गए हैं लेकिन इनको बार बार रिवाइज करते रहोगे तो ये याद होता रहेगा। बचा हुआ 1 घंटा मेरी क्लास को दीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि इसमें आपके पास डबल स्टार होगा और इसमें आपके सिंगल स्टार वाले वो कैब होंगे। तो तकरीबन 40 मिनट आप इसको रिवीजन में दीजिए, 20 मिनट आप इसको रिवीजन में दीजिए, 1 घंटे तो आप रिवाइज कीजिए, 1 घंटे आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि 2001 शब्द अपन पढ़ा चुके हैं। और आज जब पढ़ोगे तो वो 2100 शब्द हो जाएंगे। इन्हें रिटेन करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, तो इतना तो रिवीजन में दो। फिर 40-45 मिनट मेरी वीडियो को सही से देखो, 40-45 मिनट मेरी वीडियो को सही से देखो, तब जाके आप पूरा का पूरा वोकैब अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। देखो, जो ये आप पढ़ रहे हो इससे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल का दे रहे हो, चाहे सीजीएल का दे रहे हो, चाहे सीपीओ में दे रहे हो, सब में इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है यार। और इंग्लिश का वेटेज अगर ज़्यादा है तो इंग्लिश के सिलेबस को सही से कवर करना और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। एक बार इसको सही से पढ़ाई कर लोगे तो बहुत अच्छा कमांड कर पाओगे आप अपने वोकैब पे। और एक बार वोकैब पे कमांड बनने लगा तो ग्रामर तो ऑलरेडी 5 से 6 बजे शाम को पढ़ा ही रहा हूँ, तो आपका बहुत अच्छा कमांड बन जाएगा आपके इंग्लिश के कोर्स पे। और मैं चालू करने वाला हूँ सैम्पल मॉक्स, ठीक है ना। सैम्पल मॉक्स चालू करने वाला हूँ। आपको अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा कि आप सारे के सारे लोग जो है आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। सैम्पल मॉक मैं कराऊंगा मेरे पर्सनल चैनल पे, उज्ज्वल सर अनफिल्टर्ड चैनल पे। तो ये आप सर्च करके जो है वहाँ तक पहुँच जाइए। वहाँ पे जो है अपन सैम्पल मॉक करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2023 के 39 सेट आए थे प्री में। ये 39 सेट मैं एग्जैक्ट सारे के सारे सेट सॉल्व कराऊंगा, सीक्वेंस में सॉल्व करूंगा। 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और ये तकरीबन 39 क्लास चलेगी, लेकिन वो उस चैनल पर चलेगी, तो वहाँ पर जिसको करना हो वो आके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन 101 शब्द को सीखते हैं और थोड़ा जल्दी सीखेंगे, क्योंकि अब हो गई यार 20 क्लासेस, थोड़ी स्पीड तो पकड़नी होती है। आज की क्लास में कुछ शब्द डिफ़िकल्ट होंगे, कुछ शब्द के प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट होंगे। चलो अपन सबसे पहला शब्द पढ़ते हैं, रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम। मतलब किसी चीज़ को, जैसे ये लिखा है, इसको अगर हम इरेज करके अगर रिमूव कर दे तो उसको बोलते हैं इफेस्ड। इफेस्ड मतलब होता है पोंछ कर मिटाना। किस तरह मिटाना? आप मिटा तो रहे हो, इरेज तो कर रहे हो, लेकिन किस तरीके से पोंछ कर मिटा रहे हो, आप पोंछ कर मिटा रहे हो। तो इरेज करना इसका सिनोनिम्स आएगा। कई बार आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी पूछा गया ये। तो किसी चीज़ को कंप्लीटली रिमूव करना या पोंछ कर मिटाना, उसको क्या बोलते हैं? इफेस बोलते हैं। अब आया है मर्डर ऑफ ब्रदर। मर्डर ऑफ सिस्टर आपने पढ़ा था, जिसको सोरीसाइड बोलते थे, याद है। पेरेंट्स की हत्या को पैट्रीसाइड बोलते हैं, जिसमें माता पिता दोनों आते हैं। राजा की हत्या को रेजीसाइड बोलते हैं, रेजीसाइड बोलते हैं। और साइड का मतलब किलिंग होता है, साइड का मतलब किलिंग होता है, साइड का मतलब किलिंग होता है। तो सोरीसाइड बहन की हत्या, रेजीसाइड राजा की हत्या। इसी तरह ब्रदर की हत्या को क्या बोलते हैं? फैट्रीसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। मर्डर ऑफ ब्रदर, फैट्रीसाइड, ठीक है। तो स्पेलिंग याद रखना, FRATRI, फैट्रीसाइड। तो ये आता है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में। फिर अगला एक और आया था कि एक ऐसा होल या टनल जो ग्राउंड के अंदर बनाया जाता है एनिमल्स के द्वारा। स्पेशली अगर हम बात करें रैबिट्स हो गए, वो बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बरो बोलते हैं, BURROW, जिसको बिल बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में बरो बोलते हैं।
अगला है, एक शब्द है इफेट आया है, EFFET, इफेट। इसका मतलब कमजोर होता है, अशक्त, अशक्त, कमजोर, दुर्बल, वीक। इसके लिए आप कह सकते हो कि कोई चीज इनफर्टाइल हो। इनफर्टाइल मतलब जो बच्चे पैदा ना कर सके, ठीक है ना। वॉर्न आउट, जो थक गया हो या वीक हो, वॉर्न आउट हो गया हो, थक गया हो या वीक हो। तो इनफर्टाइल, वॉर्न आउट या वीक का एक सिनोनिम जो होगा वो इफेट भी होगा, जिसको अशक्त बोलते हैं, कमजोर बोलते हैं, थका हुआ बोल सकते हो आप। एक और शब्द आपके सिनोनिम सेंटोनिम्स में बहुत ज्यादा आता है, वो आता है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज आदमी। क्या? नखरेबाज आदमी को फास्टिडियस बोलते हैं। जैसे मैं घर में अगर बोलूँ जो है, तो अपने घर में जैसे हम 3 भाई हैं, 3 भाई में छोटा भाई बहुत सीधा है, बड़ा भाई बहुत जिम्मेदार होता है, और बीच वाला जो बच्चा होता है ना, वो हमेशा नखरेबाजी होता है, हमेशा नखरेबाज होता है। तो मैं इस शब्द को याद करते वक्त अपने भी यार मैं फास्टिडियस हूँ। क्या है? मैं फास्टिडियस हूँ, मैं नखरेबाज हूँ। मैं नखरेबाज वैसे भी था, बहुत ज़्यादा नखरेबाज था। तो नॉट ईजिली प्लीज्ड बाई एनीथिंग, जो आसानी से किसी चीज़ से खुश ना हो, ठीक है ना। जो आसानी से किसी चीज़ से खुश ना हो, मैं जल्दी खुश नहीं होता हूँ, और आज भी खुश नहीं होता हूँ जल्दी किसी चीज़ से। मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ जो वैसी चाहिए। जैसे अगर मेरे को देखोगे तो मेरे को बड़ा अजीब सा है, मतलब मेरे को पिक्चरें पसंद है साउथ इंडियन, और आमिर खान की पिक्चरें पसंद है जिसमें वो बहुत परफेक्टली किसी काम को करता है। जब तक काम बिल्कुल अच्छे से ना हो जाए उसको मज़ा नहीं आता है, वो चुपचाप शांति से बैठा रहता है। तो काम करने का मज़ा तो तभी है यार जब आउटकम अच्छा है। और ऐसा नहीं होता कि फेल नहीं होते अपन लोग, अपन बहुत मेहनत से काम करते फिर मल्टीपल फेलियर देखते हैं। मल्टीपल फेलियर के बाद होता क्या कि अपन थकते नहीं हैं, अपन बार बार उसको ट्राई करते रहते हैं, बार बार उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। कहते हैं ना कि आगे तो आप तब तक नहीं बढ़ोगे जब तक आप फेलियर्स नहीं देखोगे। फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, फेलियर से ना सीखना बहुत बुरी बात होती है। जैसे पहली साल मान लो आप सीजीएल के एग्जाम में फेल हो गए, जैसे मैं 2015 में फेल हो गया। तो 2015 में मेरे को पता चला मेरी इंग्लिश बहुत वाहियात है, तो मैं 2016 के पेपर में इतना अड़ गया कि मैं भाई इंग्लिश में तो सबसे बेहतर स्कोर करूंगा। उसके चक्कर में मैंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं। मतलब मैथ में मेरे 173 नंबर थे, 173.5 स्कोर था मैथ में। अगर मैंने मैथ में ना इंग्लिश का 5% और अतिरिक्त मेहनत कर दिया होता, सिर्फ 5% और टाइम दे दिया, तो को मैं 190 स्कोर कर लेता। तो मैथ में बहुत कम मेहनत डाल के अच्छा स्कोर किया जा सकता था, पर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के भी बहुत नंबर नहीं बढ़ा पाया। लेकिन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने वो काम किया, मेहनत किया, क्योंकि मुझे बुरा फील हो रहा था कि मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ यार, मैं तो ब्रिलियंट बच्चा हूँ बचपन से, कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं पढ़ी जा सकती। इसी वजह से मैं इंग्लिश के बेसिक्स में घुसा समझने के लिए, क्योंकि जो बाहर से टीचर समझा रहे हैं, जो बुक्स में लिखी गई है, वो कुछ समझ में नहीं आता था। तो मुझे इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स पे पहुंचना पड़ा। इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स को पिक करने के बाद धीरे धीरे इंग्लिश समझना स्टार्ट किया, तभी मैं इतनी किताबें लिख पाया हूँ जो है, और उसकी बेसिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सारे के सारे हिंदी भाषी बच्चे अगर इसकी बेसिक्स को सही से समझो तो आप इसको कैसे करोगे। और दूसरी बात है कि जैसे वोकैब की बात करते हैं, वोकैब हम पढ़ते हैं निमोनिक्स बना के, वोकैब हम पढ़ते हैं इमेजेस के थ्रू ताकि याद हो जाए, लेकिन उसके पीछे टाइम कंजम्पशन अगर आप देखोगे, अगर टाइम कंजम्पशन देखोगे कि अगर हम एक एक शब्द अगर उसके फिगर के साथ अगर पढ़ाएं, समझ में तो आएगा, लेकिन क्या फिजिबल है 8000-9000 शब्दों को फिगर के थ्रू पढ़ा पाना, फिगर के थ्रू समझ पाना। इसका एक बेहतरीन जो तरीका था, जो फिजिबल तरीका है, वही तरीका मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सबसे सही तरीका है कि आप रीड करो, समझो और कंटिन्यूअस रिवीजन लेते रहो। आप ना जो 12 महीने में वोकैब तैयार करते हो, 3 महीने में आपसे वोकैब तैयार हो जाएगा। इस सीरीज को एक बार मेरी स्टाइल में कंप्लीट करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा यार कि एक्चुअली जो है ये बहुत कारगर होने वाला है आपके लिए। तो चलो आगे चलते हैं। फास्टिडियस की बात कर रहा है तो मैंने बोला कि मैं बहुत नखरेबाज हूँ, मैं आसानी से प्लीज नहीं होता। तो एक ऐसा पर्सन जो आसानी से किसी चीज़ से प्लीज ना हो, उसको क्या बोलते हैं? फास्टिडियस बोलते हैं। एक अगला शब्द है एक्ट। ये आया था, आपसे पूछा गया था क्या कि टू प्ले द पार्ट ऑफ एन फंक्शन एज सम अदर पर्सन, किसी पर्सन के जगह पे उसका रोल, उसका पार्ट जो है प्ले करना, इसको एक्ट बोलते हैं, करना, अभिनय करना बोलते हैं, ठीक है ना। टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन, किसी और पर्सन की स्टाइल में, मतलब आप जो हो, आप खुद को ना प्रेजेंट करके किसी और का कैरेक्टर प्ले करते हो, तो इसको बोलते हैं एक्ट करना। अब बहुत नॉर्मल सा शब्द है, सभी को पता होगा। इसके बाद एक और शब्द आया था, द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इन एन एग्जैजरेटेड वे। अब अगर आप अपने फीलिंग का जो है एग्जैजरेटेड वे में जो है प्रवाह करते हो, बाहर निकालते हो, तो उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन। एक डिफ्यूजन भी होता है गैस के केस में, जब आप पढ़ते हो तो गैस का डिफ्यूजन होता है, वो भी एक बहाव होता है, गैस का फैलना, डिफ्यूज करना। एक जैसे मान लो किसी उसमें है, एक होल कर दो तो गैस डिफ्यूज होती रहती है। तो अगर मैं बोलूँ इफ्यूजन का जो है क्या डिफ्यूजन इसका सिनोनिम्स हो सकता है? बिल्कुल, डिफ्यूज होता है, गैस का बहाव होता है या प्रवाह होता है। यहाँ पे बात हो रही है किसका? जो हमारी फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स का अगर एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड मतलब बहुत ज़्यादा, एग्जैजरेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा अगर प्रवाह हो, ठीक है ना, अगर फीलिंग का बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन हो, बहुत ज़्यादा बहाव हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको इफ्यूजन बोलते हैं। अगला शब्द है
एन इंटेंस एंड इररेसिस्टिबल लव फॉर योर सेल्फ एंड कंसर्न फॉर योर ओन नीड्स। अगर आप देखो, मनिया का मतलब क्या होता है? मनिया का मतलब होता है सनक, मनिया का मतलब होता है सनक, और ईगो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास इंटेंस और इररेसिस्टिबल लव है अपने लिए अगर बहुत ज़्यादा इररेसिस्टिबल लव है, इंटेंस लव है, और वो किसी और बात से, किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं रखता, उसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, तो यो बोलते हैं ईगो वाला बंदा है। और किसी आदमी को अपने ईगो की सनक हो, तो ईगो मैनियक। क्या होगा? ईगो मनियक। ईगो मतलब सेल्फ है, तो अगर अपने आप से प्यार, अपने आप से मोहब्बत, अपने आप को सुनना है और अपने आप के लिए, अपने आप के ईगो के लिए अगर सनक हो तो ईगो मनियक बोलते हैं। अगला है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और ए पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन। इसको क्या बोलते हैं? कॉपी बोलते हैं, रेप्लिका भी बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, रेप्लिका इसका सिनोनिम्स होता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है, रेप्लिका। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट यही आता है, एन एग्जैक्ट कॉपी। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग क्या बोलते हैं? रेप्लिका। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग इज नोन एज रेप्लिका। और कॉपी तो जनरल जानते हो, प्रतिलिपि होता है कि आप किसी चीज़ की कॉपी कराते हो, एग्जैक्ट कॉपी कराते हो, तो हम बोलते हैं ना कॉपी करा लो, तो उसकी प्रतिलिपि होती है। अगला है द थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द बॉडी एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस में बहुत सारा मतलब ऐसा होता है, थेरेपी दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल थेरेपी दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं। अगर थेरेपी कर रहे हो, किसके थ्रू थेरेपी कर रहे हो? अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू थेरेपी कर रहे हो तो इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं। सिंपल भाषा में इसे याद रख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। ए स्मॉल बुक यूजुअली हैविंग ए पेपर कवर। ए स्मॉल बुक यूजुअली हैविंग ए पेपर कवर, इसको बोलते हैं ब्राउसर। मतलब ब्राउसर क्या होता है? बोलते हैं जैसे कंपनी का ब्राउसर होता है, एक पतली सी किताब होती है जिसमें कंपनी के विषय में डिटेल रहता है, कंपनी का मिशन होता है, विजन होता है, कंपनी क्या करती है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है कि स्मॉल बुक यूजुअली हैविंग ए पेपर कवर, एक छोटी सी जो है बुक जिसके ऊपर पेपर कवर रहता है, इसको विवरणिका बोलते हैं। मतलब ब्रोशर देखो अंग्रेजी में याद रह जाता है, हिंदी में विवरणिका नहीं याद रहेगा। मतलब मेरे को नहीं लगता कि हिंदी इसका याद करना आसान काम है, ब्रोशर याद करना बहुत आसान काम है। अगला है हैविंग जूसी और फ्लेसी एंड थिक टिश्यू। देखो बोल रहे हैं हैविंग जूसी और फ्लेसी एंड थिक टिश्यू, मतलब एक ऐसा टिश्यू जो जूसी और फ्लेसी हो, एक ऐसा टिश्यू, एक ऐसा थिक टिश्यू जो जूसी और फ्लेसी हो। तो इसके लिए शब्द आता है सकलेंट। क्या लिखते हैं? सकलेंट। ठीक है, इसको रसीला बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हिंदी में रसीला याद करने के बजाय ऐसे याद करिए, एक ऐसा थिक टिश्यू हो जो जूसी भी हो और जो फ्लेसी भी हो, उसको क्या बोलते हैं? सकलेंट बोलते हैं। अब एक बहुत शब्द आपने सुना होगा, कोरियोग्राफी, जिसको हिंदी में नृत्य कला बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं, कोरियोग्राफर सुना है? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग डांस के स्टेप्स ईजाद करते हैं कि ये गाने में इस बोल के हिसाब से इस तरीके का डांस स्टेप होना चाहिए। तो कोरियोग्राफर का काम क्या होता है? कोरियोग्राफी करना, मतलब किसी नृत्य के स्टेप्स डिसाइड करना। तो सवाल क्या पूछ रहे हैं? द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स, कि नाच जो डांस होता है आपका, ठीक है ना, जो डांस होता है इसकी स्टडी करना, इसके स्टेप्स की स्टडी करना, ठीक है ना, उसको कंपोज करना, वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है कोरियोग्राफी के अंतर्गत। और जो बंदा ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफर बोलते हैं। तो आजकल अगर आप YouTube देख रहे हो तो बहुत शॉर्ट्स चलता रहता है। तो अभी हाल में ये एक विकी कौशल का दोबारा एक गाना आया है, तौबा तौबा करके यूं स्टेप चलाता है, फिर उसमें ऐसे डांस स्टेप ऐसे पैर से सिखाता है। आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, रील्स बहुत वायरल हो रहे हैं। आप एक बार शॉर्ट्स स्क्रॉल कर दो तो तौबा तौबा ही चलता रहता है। और वैसे भी विकी कौशल के डांस के स्टेप जो है बहुत बहुत पॉपुलर होते हैं, एक नंबर का डांस करता है वो। तो विकी कौशल का वो डांस स्टेप जो है वो किसी ने उसे कोरियोग्राफ किया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी ने उस डांस स्टेप को बताया होगा कि इस गाने पे आपको पैर ऐसे करना है, आपको यूं करना है इस वाले बोल पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो करता है उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं। और इस पूरे आर्ट को, इस पूरे साइंस को कोरियोग्राफी बोलते हैं। अगला शब्द है बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले को क्या कहते हैं? बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। देखो एक तो बोल रहा है कि बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, और हिंदी देखोगे तो लिखा है पूंजीपति। कब जो है
कब ऐसा हुआ है कि मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले को जो है पूंजीपति बोलते हैं? वैसे इसकी मीनिंग ही पूंजीपति होती है, लेकिन इसका स्टेटमेंट ये ऐसे आता है, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में बिलोंग करने वाला पूंजीपति, आप इसको ऐसे याद कर लो, मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला पूंजीपति आदमी को क्या बोलते हैं यार? इसको इसकी ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, बड़ी अजीब सी थी। इसका प्रोनाउंसिएशन मैं लिख के ले आया हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन में जब इसे पढ़ रहा था तो पिछले समय ये जब एग्जेक्टिव का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो एग्जेक्टिव के चैप्टर में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल, अगर आप शाम की मेरी क्लास देखने जाओ तो रिलेटिव प्रोनाउन के केस में एक जगह बहुत 3 लाइन का जो स्टेटमेंट दिया हुआ था जिसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन दैट मिसिंग था, वहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल था। तो मेरे को लगा कि ये शब्द ऐसे कैसे पूछ लिया यार, इतना डिफिकल्ट कैसे पूछा जा सकता है। फिर जब हम ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे तो पता चला कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कभी पूछा यार कि जो मिडिल क्लास के पूंजीपति होते हैं उनको क्या बोलते हैं। इसका जो है बुर्जुआऊ इसको पढ़ते हैं, ये इसका जो है प्रोनाउंसिएशन है बुर्जुआऊ। अब यहाँ पे डब्ल्यू कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। मैं तो इसको बर्जियाइज पढ़ के बैठा हुआ था, लेकिन जब मैं आज प्रोनाउंसिएशन इसका देख रहा था तो इसके प्रोनाउंसिएशन में बुर्जुआऊ लिखा हुआ था। मैं कहा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है यार, हम हिंदी भाषी बच्चे कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो यार देखो, मुझे स्पेलिंग याद रखनी थी किसी चीज़ की, और जब मुझे स्पेलिंग याद रखनी होती है तो भाई अपन हिंदी भाषी बच्चे हैं, अपन तो अपने हिसाब से जो है प्रोनाउंसिएशन बताते हैं ताकि अपने को स्पेलिंग लिखते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो अब बुर्जुआऊ पढ़ लो, बुर्जुआइज पढ़ लो, जैसे मर्जी वैसे पढ़ लो, पर याद तो रखना पड़ेगा। इसकी स्पेलिंग को चलो ब्रेक करते हैं, BOURG, इसको बर्ज पढ़ सकते हो, बर्ज पढ़ सकते हो, EOIS साथ में लिखा हुआ है, EOIS। बुर्जुआइज पढ़ सकते हो इसको, ठीक है ना, बुर्जुआइज, ठीक है ना, बुर्जुआइज, बुर्जुआइज। अब पढ़ोगे तो स्पेलिंग याद रह जाएगा, तो इस प्रोनाउंसिएशन के साथ काम कर लो, ठीक है ना। देखो यार, जैसे भी मर्जी है वैसे काम कर लो, पर इसको याद तो कर लो, ठीक है ना। तो अमीर जो मिडिल क्लास के अमीर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बुर्जुआइज। अगला है मनोविज्ञान, साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। मतलब आप ऐसे साइंस की अध्ययन कर रहे हो जिसमें ह्यूमन माइंड और उसके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, तो उसको मनोविज्ञान बोलते हैं। और इसमें P साइलेंट रहता है, जब भी PSY लिखा रहता है P हमेशा साइलेंट रहता है, तो साइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी मत पढ़ लेना, साइकोलॉजी बोलते हैं, यहाँ P साइलेंट रहता है, ठीक है ना। ए वुमेन्स स्मॉल प्राइवेट रूम और बेडरूम, एक जो महिला होती है, महिला का अगर स्मॉल प्राइवेट रूम है या उसका बेडरूम है, उसको क्या बोलते हैं? स्त्री के बैठने का कमरा हिंदी में बोलते हैं इसको बाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउडर, BOUDOIR, बाउडर, BOUDOIR, बाउडर। अगला है ए वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स इन ए फ्रेज। आपने एक्रोनिम सुना है ना, पहले भी अपन ने पढ़ा हुआ है। तो एक्रोनिम होता क्या है? संक्षिप्त रूप होता है ए वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर, एक ऐसा वर्ड जो कंपोज्ड हुआ फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स। कई सारे वर्ड्स लिखे हो, एक वर्ड से ऐसा लिखा हो, दूसरा लिखा हो, तीसरा लिखा हो, चौथा लिखा हो, ठीक है ना। इसका पहला लेटर निकाल लिया, इसका पहला लेटर निकाल लिया, इसका पहला लेटर निकाल लिया, और फिर हमने एक शब्द उससे बना लिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। और ये क्या होता है? कई सारे शब्दों के पहले लेटर से बना हुआ दूसरा वर्ड होता है। मतलब कुल मिला के कई सारे शब्दों से पहला लेटर उठा के हम संक्षिप्त रूप बनाते हैं, उसको बोलते हैं एक्रोनिम। और एक और शब्द आता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब है कि अच्छा लिखन, जो बहुत सुंदर और सुलेख लिखता हो उसको कैलीग्राफर बोलते हैं। जो कैलीग्राफर होता है वो बहुत सुंदर लिखता है, बहुत सुंदर लिखता है कैलीग्राफर। और कैलीग्राफी क्या होती है? वो आर्ट होती है, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और ए स्पेशल पेन। एक स्पेशल पेन या ब्रश को लेके जो है अगर कोई ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग अगर प्रोड्यूस करे, ये जो एक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। और जो ये काम करने वाला बंदा होता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब होता है अच्छा सुंदर लिखने वाला, और इस आर्ट को, इस एक्ट को कैलीग्राफी बोलते हैं, जो लिखने का प्रोसेस है। अगला है, एक शब्द और आता है आपके एग्जाम में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कई बार देखने को मिलेगा आपको, बुरिस। बुरिस का मतलब होता है गवार, बुरिस का मतलब होता है गवार।
तो पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, एक आदमी जो बहुत रफ हो और बहुत दिमाग का खराब आदमी हो, इल मैनर्ड हो, जिसके मैनर ही ना हो। तो पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड इज नोन एज बोरिस। एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, मतलब एक ऐसी चीज है जो पहले से ही सत्य हो। तो ट्रूइज्म इसके लिए वन वर्ड आता है, सामान्य सत्य जिसको बोलते हैं कि आम रूप से ये सत्य ही है, ठीक है ना। एंड ऑब्वियस ट्रू, मतलब कोई बात हो जिसको पता हो यार ये है यार, ट्रू है तो ट्रू है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रूइज्म बोलते हैं। तो ये रहे आज कुछ 20 वन वर्ड। इसमें से कुछ एक शब्द है जिनको आपको, जिनके खाली प्रोनाउंसिएशन आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं बोलता हूँ बाउडर, ये एक है जो आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी इसके प्रोनाउंसिएशन को। और बर्जियोज जो है ये एक आपको प्रोनाउंसिएशन सीखने को पड़ेगा। सकलेंट, ये प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्ट हो सकता है, याद करने में डिफ़िकल्ट नहीं होगा, पर इनके प्रोनाउंसिएशन में हिंदी भाषी बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा, या हो सकता है कि आपके टीचर को ही दिक्कत हो रहा हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को पर्सनली बहुत दिक्कत हुआ था। और यार अपन अगर यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चे हैं ना, तो अपने को प्रोनाउंसिएशन में ही सबसे ज़्यादा तो वोकैब सीखने में मारामारी हो जाती है। चलो आगे चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखने में। अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो पहला हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता, इन क्लोज रिलेशनशिप। स्टेटमेंट देखोगे, वी आर वर्किंग हैंड इन ग्लोव विथ लोकल ऑफिशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम जो लोकल ऑफिशियल है उनके साथ हैंड इन ग्लोव मतलब क्लोज रिलेशन में, मतलब मिलजुल कर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हैंड इन ग्लोव का इस्तेमाल करते हो तो घनिष्ठ संबंध के सेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हो। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मॉल होल, इसका मतलब है टू गिव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग, छोटी चीज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, छोटी चीज को बहुत महत्व देना, बहुत महत्व देना। द कंप्लेनेंट इज अटेम्प्टिंग टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मॉल हिल। अब जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, वो क्या कर रहा है, वो छोटी सी बात का तिल का ताड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको आप यूँ भी बोल सकते हो हिंदी में, अगर इसी फ्रेज को लिखना हो तो तिल का ताड़ा बनाना, छोटी बात को बहुत बड़ा करके बताना। टू स्पीक वंस माइंड, मतलब अपने आपके जो दिमाग में रह रहा है वो सीधे डायरेक्ट बोलना, मन की बात कहना। टू स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। ही इज़ ए टफ पॉलिटिशियन हु स्पीक्स हिज माइंड इन ए ब्लंट वे। वो मतलब बहुत टफ पॉलिटिशियन है, वो अपने दिमाग की, मतलब जो उसके मन में आता है एकदम साफ सीधे सीधे बोलता है, ठीक है ना, और बिल्कुल ब्लंट वे से, मतलब सीधे तौर पे एकदम किसी को अगर तल्ख लगता है तो लगे। तो ब्लंट वे का मतलब होता है तल्ख वे से बोलना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलना। अगला है विली नीली। विली नीली का मतलब है इच्छा से या बेमन से, वेदर वन विशेस और नॉट। विली नीली का मतलब है मन हो या ना मन हो, पर फिर भी। तो ही फाउंड हिमसेल्फ ड्रॉन विली नीली इनटू द आर्गुमेंट, उसने अपने आप को डूबा हुआ पाया आर्गुमेंट में विली नीली, मतलब वो नहीं चाहता था आर्गुमेंट में डूबे, पर उसका विली नीली हो गया, मतलब बगैर मन के भी वो उस जगह पे अपने आप को पाता है कि नहीं आर्गुमेंट में फंसा हुआ है। एट द 11th आवर, ये आपके एग्जाम में तकरीबन 50-60 बार आया हुआ है। इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट। एट द वेरी लास्ट मोमेंट ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर, उसने एकदम लास्ट मोमेंट पे अपना जो ट्रिप है वो पोस्टपोन कर दिया। अगला है रूट एंड ब्रांच। रूट और ब्रांच, किसी पेड़ के अंदर आपने जड़ भी ले लिया और उसकी सारे ब्रांचेज भी ले लिया, मतलब पूरा पेड़ ले लिया, मतलब कंप्लीट तरीके से ले लिया। तो रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरीके से। द फूड वॉज एनालाइज्ड इज द रूट एंड ब्रांच एंड फाउंड टू कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पॉइजन। जो खाना था वो पूरी तरीके से जो है क्या किया गया, वो एनालाइज किया गया और पाया गया कि उसमें कुछ मात्राएं हैं किसकी, जहर की, पॉइजन की है। तो जब भी आप रूट एंड ब्रांच का इस्तेमाल करते हो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हो। रूट एंड ब्रांच होने का मतलब कंप्लीट तरीके से। अगला है पिस्ड ऑफ। ये बहुत कॉमन फ्रेज है जो इस्तेमाल होता है। पिस्ड ऑफ का मतलब होता है एनॉयड, आप मतलब चिड़चिड़ा जाओ। तो जब आप पिस्ड ऑफ होते हो मतलब आप एनॉयड हो जाते हो। यू गेट रियली पिस्ड ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब्स ऑल द टाइम, मतलब बार बार तुम अप्लाई करते हो तो उससे पिस ऑफ हो जाते हो, मतलब एनॉयड हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। अप इन द क्रीक का मतलब होता है गंभीर समस्या। अप इन द क्रीक का मतलब होता है गंभीर समस्या। क्रीक का मतलब होता है, देखो अप इन द क्रीक का मतलब होता है गंभीर समस्या, और क्रीक मतलब होता है छोटी नदी, छोटी नदी। वैसे तो क्रीक का मतलब होता है छोटी नदी, लेकिन आप यहाँ छोटी नदी मत देखो, यहाँ पे आप ऐसे देखो अप इन द क्रीक को, इसका मतलब है इन सीरियस डिफिकल्टी हो। आई वॉज रियली अप इन द क्रीक विदाउट माई कार, मैं अपने कार के बगैर सीरियसली मतलब बहुत क्रीक में हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या में हूँ। अगला है स्टैंड स्टिल।
स्टैंड स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल विराम, ठहराव होता है, कंप्लीट हाल्ट हो जाता है एकदम। स्टैंड स्टिल का मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार, ये मैं स्टैंड स्टिल पोजीशन में हूँ, अगर ऐसे हो गया कुछ नहीं बोल रहा हूँ, स्टैंड स्टिल हूँ। तो ट्रेन केम टू ए कंप्लीट स्टैंड स्टिल, जो ट्रेन है वो इस वक्त एकदम स्टैंड स्टिल अवस्था में आ गई, मतलब एकदम रुक गई है, पूरी तरीके से रुक गई है। अगला है क्रॉस सॉर्ड। क्रॉस सॉर्ड होने का मतलब होता है किसी से बहस करना, असहमत होना, हैव एन आर्गुमेंट ऑफ डिस्प्यूट या डिसएग्री। आई हैव क्रॉस सॉर्ड्स विथ हिम ऑन ए नंबर ऑफ इशूज़, मैं मेरा जो उस पर कई नंबर ऑफ इशूज़ पे जो है बात बहस हो गया। तो क्रॉस सॉर्ड होने का मतलब है कि टकरार होना ना, क्रॉस सॉर्ड को होने का मतलब होता है टकरार होना, असहमत होना, टकरार होना। असहमत होना या फिर टकरार होना। अब इसके बाद आगे चलेंगे अपन। अब अगर मैं बात करूं अगले सेक्शन की, तो ये सेक्शन आता है वर्ड सीरीज, और वर्ड सीरीज में सबसे पहला हमारा शब्द है क्रूड। क्रूड का मतलब होता है, क्रूड ऑयल सुना है आपने कई बार होता है, क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल। अशोधित भी बोलते हैं, तो कच्चा ज़्यादा आसानी से अपने को समझ में आता है। अनरिफाइंड जिसको बोलते हैं, रिफाइंड तेल होता है, अनरिफाइंड तेल होता है, तो अनरिफाइंड जिसको बोलते हैं। प्रिमिटिव कैलो बोलते हैं, इमेच्योर बोलते हैं, रफ हो सकता है, अनडेवलप्ड हो सकता है कोई चीज़, आउटलाइन हो सकता है, रूडिमेंट्री हो सकता है, क्लम्सी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। जो नेचुरल चीज़ ही पाई जाती है वो एक तरीके से रॉ मटेरियल बोलते हैं या कच्चा तेल बोलते हैं। अनपॉलिश बोल सकते हैं, अनप्रिपेयर्ड बोल सकते हैं। ये सारे इसको सिनोनिम्स हो सकते हैं, प्रिमिटिव, कैलो, इमेच्योर, रफ, अनडेवलप्ड, आउटलाइन, रूडिमेंट्री, क्लम्सी, नेचुरल, रॉ, अनपॉलिश या अनप्रिपेयर्ड। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। बहुत आसान सा है, इसमें से जो जो शब्द आप नहीं जानते हो उन सभी शब्दों को जो है आप अपनी डायरी में नोट कर लो, ठीक है ना। अगला है ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है भुनभुनाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना, भुनभुनाना, असंतोष प्रकट करना, ठीक है ना। कंप्लेन अबाउट समथिंग इन ए बैड टेम्पर्ड वे। तो कंप्लेन करना, कंप्लेन इसका एक तो वो हो जाएगा, ग्रोन करना, ग्रिप करना, मोन करना, मरमर करना, विंग करना, ग्राउच करना, ग्रॉल करना, गरगल करना, ऑब्जेक्शन देना, बिवेल करना, ये सब का मतलब होता है भुनभुनाना। इन सब का मतलब होता है भुनभुनाना। तो भुनभुनाने से रिलेटेड आपको एक शब्द तो ये ग्रम्बल देखने को मिला, और बहुत सारा यहाँ है, ग्रोन कर रहे हो, ग्रिप कर रहे हो, मोन कर रहे हो, और मरमर कर रहे हो, विंग कर रहे हो, ग्राउच कर रहे हो, ग्रोल कर रहे हो, मतलब धीमी धीमी जो आवाज़ निकालते हो, धीमी आवाज़ निकालने के लिए अलग अलग सेंस में ये सारे शब्द हैं, ठीक है ना। इसके अपोजिट की बात करें तो भाई किसी को कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है ना, ग्रम्बल कर रहे हो, मतलब आपको कोई बुरा लगा, बड़बड़ा रहे हो, असंतोष प्रकट कर रहे हो, तो आप कॉम्प्लीमेंट शो कर रहे हो, कैजुअल हो, खुशामद हो, अक्लेम कर रहे हो, फेलिसिटेट कर रहे हो, यूलॉजी कर रहे हो, ईज कर रहे हो, मॉडरेट कर रहे हो, सॉफन कर रहे हो, काम कर रहे हो, सूद कर रहे हो, ये इसके जो है आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। देखो ये पूरा पढ़ाई करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि मैं एंटोनिम में प्रेफर नहीं करूँगा, मैं एंटोनिम आपको पीपीटी में दे दूंगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई करते वक्त सब चीज़ों की मीनिंग जानना सिर्फ इंपॉर्टेंट होती है। ग्रम्बल के बाद अगले शब्द की तरफ चलेंगे, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास और सैड, डल होना, डार्क होना, डिम होना, डिसमल, डोलेफुल होना, ब्लीक होना, सोम्बर होना, डिजोलेट होना, ऑब्स्क्योर होना, ड्रियरी होना, डस्की होना, ये सब उदास होने से रिलेटेड शब्द हैं। याद करने का तरीका वही है कि अगर मैं ग्लूमी हूँ इसका मतलब मैं उदास हूँ, अगर मैं डिम हूँ या डार्क हूँ तो मतलब चीज़ें ठीक नहीं चल रही मेरे साथ। डिसमल हूँ, डोलेफुल हूँ, इसका मतलब है मैं एकदम ब्लीक मूड में हूँ। ब्लीक, डोलेफुल, डिसमल का मतलब निराशा ही होता है, उदास होना, निराश होना, सोम्बर होना, डिसोल्यूट होना, ठीक है ना। एक और शब्द आता है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है नीडी, ठीक है ना। ये डिजोलेट है, डिजोलेट का मतलब उदास होता है, ग्लूमी होता है, सैड होता है। इसके बाद स्पिरिटेड की बात बोले तो अगर कोई बंदा स्पिरिटेड है मतलब वो साहसी है, ठीक है, करेजियस हो सकता है, विगोरस हो सकता है, डाउंटलेस हो सकता है, निडर, निर्भीक बोलते हैं, डाउंटलेस का मतलब होता है। लाइवली है, विवासियस है, एनर्जेटिक है, एनिमेटेड है, स्प्रिटली है, डायनेमिक है, वाइब्रेंट है, बॉयांट है, फर्वेंट है, जीलस है, इलेटेड है, इबिलियंट है, स्पार्की है। ये इतने सारे शब्द हैं। जब आप साहसी हो, उत्साह से भरे हुए हो, कर्ज से भरे हुए हो, तो सारे के सारे शब्द अलग अलग
सीन में इस्तेमाल होते हैं कि स्पिरिटेड हो, साथी हो, करेजियस हो, विगोरस है, डाउनटलेस हो। डाउनटलेस मतलब निडर होता है, और निडर और साहसी एक ही बात होती है ना, निडर साहसी। हिंदी में निडर और साहसी हमारे जहन में होता है, वैसे अंग्रेजी में भी सीखो भाई साहब कि अगर आप स्पिरिटेड हो तो आप करेजियस हो, आप विगोरस हो, डाउनटलेस हो, लाइवली हो, विवासियस हो, ठीक है ना, एनर्जेटिक हो, एनिमेटेड हो, स्प्रिटली हो, डायनेमिक हो, वाइब्रेंट हो, बोयांट हो, फर्वेंट हो, जीलस हो, इलेटेड हो, इवलुएंट हो, स्पार्की हो। मैं तो भाई इसको एक साथ सब लिख लेता था। जैसे मान लो इस पर मेरे को पता है, मेरे को करेजियस पता है, मेरे को विगोरस भी पता है, ठीक है, मेरे को डाउनलोस भी पता है, मेरे को लाइवली भी पता है, विवासियस नहीं पता है मेरे को। जैसे मेरे लिए नया शब्द हो गया सिनोनिम सेंटेंस पढ़ते वक्त, विवासियस। तो मैं क्या काम करता था, स्पिरिटेड को विवासियस के बाजू में लिख लेता था, फिर एक और रो ऐसे करता था। ये तरीका मुझे इसलिए समझ में आया, मैं एक पुरानी बुक पढ़ता था जो किरण की आती थी प्रीवियस की, तो उसमें ऐसे स्लैश स्लैश करके लिखा हुआ था। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, याद करने का तरीका है। जैसे विवासियस, एनर्जेटिक मेरे को पता है, एनिमेटेड पता है मेरे को, स्प्रिटली पता है, स्प्रिट से भरा हुआ स्प्रिटली हो गया, डायनेमिक शब्द मेरे नॉलेज में है, वाइब्रेंट शब्द मेरे नॉलेज में है, पर बोयांट नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या काम करता था, BUOYANT, बोयांट मैं इसके स्लैश में लिख लेता था। मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ता था। अब जैसे फर्वेंट मेरे को नहीं पता था, फर्वेंट नहीं पता था पढ़ते हुए, मैंने लिख लिया फर्वेंट, ठीक है ना, FER, मैंने लिख लिया फर्वेंट। ये याद करने के तरीके सिखा रहा हूँ कैसे याद करो, फर्वेंट लिख दिया। अब जीलस जो है, एक जीलस वो होता है जो जे से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, इसका मतलब जलन होता है, लेकिन यहाँ जील से भरा हुआ, जील का मतलब उत्साह होता है, जील का मतलब उत्साह होता है, और जीलस का मतलब हो गया उत्साह से भरा हुआ। तो मैंने लिख दिया क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा, जीलस, तो मैंने स्लैश लगा के जीलस लिख दिया, ठीक है ना। फिर इलेटेड, इलेटेड का मतलब जॉयफुल, इलेटेड मतलब जॉयफुल। और इबुलेंट शब्द मेरे को नहीं पता है, तो मैंने इसके साथ इबुलेंट लिख दिया। अपनी कॉपी में लिखता था पढ़ाई करते हुए, अगर मैं सुबह आप क्लास देख रहा होता तो मैं यही करता, पहले तो टिक कर लेता इसमें से कौन कौन से शब्द पता है मेरे को, कौन कौन से शब्द नहीं पता होते। जब मैं ये साथ लिख देता था तो मैं ऐसे पढ़ता था, स्पिरिटेड का मतलब साहसी, विवासियस का मतलब साहसी, बोयांट का मतलब साहसी, फर्वेंट का मतलब साहसी, जीलस का मतलब साहसी या उत्साह से भरा हुआ, इलेटेड का मतलब साहसी या उत्साह से भरा हुआ, इबुलेंट का मतलब उत्साह से भरा हुआ। सारे शब्द को इस मीनिंग के इर्द गिर्द रख लेता मैं, सारे शब्द को इस मीनिंग के इर्द गिर्द रख लेता, और फिर बार बार इसको 2-3 बार पढ़ता कि मैं अगर स्पिरिटेड हूँ तो मैं साहसी हूँ, मैं विवासियस हूँ मैं साहसी हूँ, मैं बोयांट हूँ मैं साहसी हूँ, मैं फर्वेंट हूँ मैं साहसी हूँ, मैं जीलस हूँ मैं उत्साह से भरा हुआ हूँ। क्योंकि जील का मतलब पता है मेरे को उत्साह, तो जीलस का मतलब उत्साह से भरा हुआ है। इलेटेड और जीलस लगभग सिमिलर मीनिंग में होता है कि अब जीलस उत्साह से भरा हो, इलेटेड हो तो अब उत्साह से। इबुलवेंट का मतलब प्रफुल्लित होता है हिंदी में, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित। तो अब या तो हम इबुलवेंट को प्रफुल्लित से इसकी हिंदी रख के याद करें, या सबसे सही तरीका यही है कि भैया हम स्पिरिटेड है तो हम साहसी, विवासियस है साहसी है, बोयांट है तो साहसी, फर्वेंट है साहसी, जीलस है या इलेटेड है या इबुलवेंट है तो हम साहसी है। ऐसे अगर मैं 3 दिन तक लगातार इसको पढ़ता रहूँगा, इसको पढ़ता रहूँगा, इसको पढ़ता रहूँगा, तो क्या होगा, ये याद हो जाएगा। अगर 3 दिन तक लगातार पढ़ूंगा तो ये याद हो जाएगा मेरे को। और ये सबसे सही और सटीक तरीका है सिनोनिम्स याद करने का। मान लो यहाँ पे 10-12 है, अब 10-12 में मुझे नहीं पता, मैंने बताया कि मेरे को कौन कौन से शब्द थोड़े से टफ लगते थे और कौन कौन से शब्द मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ तो मेरे को याद हो जाते थे। तो ये सही तरीका होता है आपका वर्ड सीरीज याद करने का। इसके अलावा दूसरा और कोई तरीका आपके लंबे समय तक काम नहीं आएगा और लंबे समय तक आपके जहन में नहीं चलेगा। अगला शब्द है, जैसे मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, और स्प्लेंडेड एक शब्द है जो मेरी जहन में, मेरे को पता है, मेरी जानकारी में है। अब अपन पढ़ते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मेरे को भी नहीं पता होंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैग्निफिसेंट का मतलब हो गया भव्य, ठीक है, ब्यूटीफुल हो गया। अब स्प्लेंडेड मेरे को पता है, स्प्लेंडेड मतलब भी भव्य होता है, ठीक है ना। अगस्त का मतलब महान होता है, अगस्त का मतलब महान, महान और भव्य होना लगभग सिमिलर मीनिंग में होता है। समटुअस हो गया, ये मेरे लिए नया शब्द हो गया, जैसे मैंने लिख दिया समटुअस, समटुअस, TUOUS, समटुअस लिख दिया मैंने, ठीक है ना। स्प्लेंडेड हो गया, ये मेरे को जानकारी में है। ग्रांडियोज का मतलब भव्य होता है, ग्रांडियोज का मतलब भव्य हो गया, मेरे को जानकारी में है। सबलाइम मैंने सुना तो है लेकिन मेरी जानकारी में नहीं, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब मैं तैयारी कर रहा था, अभी तो मेरे को जानकारी में ही है। ग्रांड, कोई चीज़ ग्रांड है मतलब बड़ा है, भव्य है, ठीक है ना। इम्प्रेसिव है, एलिगेंट है, डिवाइन है, ग्लोरियस है, नोबल है, ऑपुलेंट है, एक्सालेटेड है। अब ये 2 शब्द और होंगे जो नहीं पता होते। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट हो गया, और उसके बाद क्या है,
एग्जाल्टेड हो गया। ये इतने शब्द ऐसे हो गए जो मेरे को मिल गए, जो मेरे को पता है कि भाई मेरे पास ये नए शब्द आ गए सिनोनिम सीखने में। तो मैं इसको सीखूंगा कैसे? जैसे पिछला स्टाइल बताया, कोई चीज़ मैग्निफिसेंट है तो भव्य है, कोई समटुअस है तो भव्य है, कोई सबलाइम है तो भव्य है, बड़ा है, कोई चीज़ अपुलेंट है तो मतलब भव्य है, विशाल है, बड़ा है, एक्सलेटेड है तो इसका मतलब भव्य है या बड़ा है। तो अब मैंने क्या किया, सारे वर्ड्स को एक साथ रख दिया और इसकी मीनिंग में सिर्फ मैंने याद किया भव्य। क्या मैंने याद किया? इसके सब में भव्य, विशाल, बड़ा, अच्छा, प्रतापी। तो इस तरीके से याद करता था मैं, और मेरे को इस तरीके से याद करने में बड़ा मज़ा आता था। शुरुआत में बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में जब एक बार याद होना चालू हो गया, कई बार लिख लिख के याद करना चालू किया, तो सारे शब्द बहुत आसानी से याद हो जाते थे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट नियर मीनिंग में इसको समझ पाते थे। ठीक है ना? अब इसके एंटोनिम्स को अगर आपको करना है तो किसी एक शब्द को पकड़ के इसका पूरा एंटोनिम्स आप पढ़ सकते हो। किसी एक चीज़ को पकड़ के, अनडिग्निफाइड है, अनरिफाइंड है, अगली है, ऑर्डिनरी है, इनसिग्निफिकेंट है, रेगुलर है, कॉमन है, कन्वेंशनल है, कॉमन प्लेस है, बेनाल है, मुंडेन है, हमड्रम है। ठीक है ना? समझ में आया? इसके बाद कल्मिनेशन है। कल्मिनेशन का मतलब होता है चरम बिंदु, आखिरी बिंदु या चरम बिंदु। ठीक है ना? अब द हाइएस्ट और क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग स्पेशली एज ऑब्टेन्ड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो क्लाइमेक्स जो है, अंत जिसको बोलते हैं ना, मूवी का बोलते हैं क्लाइमेक्स क्या है, तो कल्मिनेशन हो गया क्लाइमेक्स, इसका मतलब होता है चरम बिंदु। अब पिनाकल शब्द हो गया, ये टॉप चोटी होती है, अपेक्स होती है, जेनिथ होती है, समित होती है, पीक होता है, क्लाइमेक्स दो बार हो गया। ठीक है ना? कंक्लूजन हो गया, मतलब एंड पॉइंट हो गया, फाइनल हो गया, फिनाले हो गया, और हो गया कंज्यूमेशन हो गया, एपोजी हो गया, एक्मी हो गया, परफेक्शन हो गया, क्राउन हो गया। जैसे हमने पिनाकल पढ़ रखा है, अपेक्स पढ़ रखा है, जेनिथ पढ़ रखा है, समित पढ़ रखा है, पीक पढ़ रखा है, क्लाइमेक्स, कंक्लूजन, ये सारे शब्द अपन ने पढ़ रखे हैं। मतलब ये हमें कहीं ना कहीं से हमने सुना है, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। फिनाले शब्द अपन ने पढ़ रखा है, जैसे ग्रांड फिनाले होता है ना, मतलब कई सारे एपिसोड हो गए तो आखिरी एपिसोड को ग्रांड फिनाले बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो नया शब्द इसमें देखने को मिला, कंज्यूमेशन देखने को मिला, एपोजी देखने को मिला, ठीक है ना, एक्मे देखने को मिला, और बस इतना ही। तो कंज्यूमेशन, एपोजी और एक्मे जब हम देख रहे हैं, तो कंज्यूमेशन, अपोजी एंड एक्मे, ये तीनों शब्द का मतलब क्या हो गया? ये तीनों शब्द का मतलब चरम बिंदु हो गया। सीधे याद कर लो कि ये सारे के सारे क्या है? चरम बिंदु, आखिरी बिंदु, या अंत बोल सकते हो, या फाइनल बोल सकते हो, या फाइनल बोल सकते हो समझने के लिए। तो इसको इस तरीके से याद करोगे तब ये याद हो पाएगा, अदरवाइज याद नहीं हो पाएगा, और ऐसे ज़्यादा शब्द आप सीख पाओगे। ठीक है ना? चलो अगले शब्द की तरफ चले। जीनियस का मतलब हो गया प्रतिभावान आदमी। ठीक है ना? सेगासिटी जो है, सेगासिटी एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि बहुत प्रतिभावान आदमी है। ठीक है ना? और एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पावर और अदर नेचुरल एबिलिटी। अगर आप जीनियस हो तो आप प्रतिभावान हो, अगर आपके अंदर सेगासिटी है तो मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हो, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो सेगासिटी का मतलब टैलेंट होता है, इंजीनियरिटी का मतलब टैलेंट होता है, प्रोडिजी वो होता है, एक बच्चा होता है जो पैदा होते ही बहुत ज़्यादा जो है प्रतिभावान होता है, उसको प्रोडिजी बोलते हैं। और एक्यूमेन होता है, एक्यूमेन का मतलब आप कितने एक्यूमेन हो, कितने आप तेज तर्रार हो। ठीक है ना? डिस्कर्नमेंट एक शब्द है, ये आपको याद करना पड़ेगा। टैलेंट हो गया, ये तो अपन को जानते हैं। ब्रिलियंस ये अपन जानते हैं। नैक मतलब चतुरता होता है, नैक मतलब चतुरता होता है। प्रोपोंसिटी एक शब्द हो गया जो आपको एडप्ट अगर हो तो आप निपुण हो, एडप्ट हो तो आप निपुण हो। ठीक है ना? मेस्ट्रो हो तो आप निपुण हो, वर्टूसो हो तो आप अच्छे हो, मावेन हो। अब जिसमें कई सारे शब्द है, जैसे मावेन शब्द हो गया, वर्टूसो शब्द हो गया, प्रोपेंसिटी शब्द हो गया। ठीक है ना? मेस्ट्रो हो गया 1 2 3 4 और 5 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 6, ये वन वर्ड में बहुत आता प्रोडिजी। तो ये 6 शब्द ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ के एक साथ ऐसे स्लाइड में रख के इनको ये समझना पड़ेगा, इन सब का मतलब प्रतिभावान, तेज, तर्रार। ठीक है ना? इनसे रिलेट करके फिर आपको इनको याद करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे किसके? सेगासिटी, प्रतिभावान के सब सिनोनिम्स है, नियर मीनिंग में। इसके बाद अगले शब्द की बात करें, प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान हो गया, प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान हो गया। तो डिस्क्रीट हो गया, जुडिशियस का मतलब वाइज, सेगासियस हो गया, सेज हो गया, एक्यूट हो गया, प्रूडेंट हो गया, एस्टीट्यूट हो गया, विजिलेंट हो गया, श्रीवुड मतलब चालाक होता, कॉशियस हो गया, केयरफुल हो गया, वरी हो गया, कैनी हो गया, डिस्क्रीट हो गया। तो ये सारे के सारे शब्द बुद्धिमान से रिलेटेड है, सब के सब। और इसमें से जो शब्द नहीं आता है इसके बाजू में रख के सबकी मीनिंग बुद्धिमान होती है, इसको ऐसे रट्टा मारो।
ठीक है ना। जैसे मैं इसमें बोलूँ मेरे को कौन कौन से शब्द अच्छे लग रहे हैं, जैसे डिस्क्रीट शब्द है, डिस्क्रीट से कभी सेंस नहीं आएगा कि इसका मतलब बुद्धिमान होता है। सगासियस अभी तो पढ़ा है, ये याद आ जाएगा, पिछला है। क्यूट प्रूडेंट है, एस्ट्यूट है, ठीक है ना। विजिलेंट है। श्रीउड, श्रीउड का मतलब चालाक होता है, धूर्त होता है, ठीक है ना। तो बुद्धिमान तो है ही, श्रीउड आदमी होता है। अब कैनी, कैनी पता है, डिस्क्रीट शब्द हो गया, ठीक है ना। डिस्क्रीट 2 बार लिखा हुआ है, डिस्क्रीट एक आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, उसके बाजू में रख के बाकी सब पढ़ोगे तो सबको आपको याद हो जाएगा। अब एक अगला और शब्द आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया था, स्वैप। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली। क्या होता है? अदला बदली। तो स्विच करना, ट्रेड करना, इंटरचेंज करना। ट्रैफिक होता है बार्टर, बार्टर का मतलब स्वैप करना होता है। रेसिप्रोकेट करना, सफल करना और कम्यूट करना, कोम्यूट करना। तो स्वैप करना, कोम्यूट करना या बार्टर करने का मतलब होता है अदला बदली। ये 3 शब्द ऐसे पकड़ के याद कर सकते हो, अदला बदली, अदल बदल देना, ठीक है ना। अब अगला शब्द है रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है संबंध, किसी से लेना हो। तो स्टीम का मतलब भी लेना देना होता है, रेस्पेक्ट करना होता है, बेस्ट विशेष। रिगार्ड का मतलब आदर करना भी होता है, संबंध भी होता है। तो आदर करने का मतलब हो गया, रेस्पेक्ट हो गया। तो स्टीम्ड पर्सन बोलते हैं ना, तो रेस्पेक्टेड पर्सन बोलते हैं। डीम करना, रिवेरी करना, कंसिडर करना, वैल्यू करना, सी, डिफरेंस, कंसर्न, रेपुटेशन, ऑनर, अफेक्शन। ये सारे के सारे शब्द बिल्कुल मतलब ऐसे हैं, नोन, जनरल, जिंदगी में बहुत इस्तेमाल होने वाले सारे के सारे शब्द है। ये डिफिकल्टी लेवल में 4 आउट ऑफ 10 आते हैं। अगर 10 लोगों से पूछा जाए तो इन सभी शब्दों के मतलब 4 लोग सिर्फ जो है नहीं बता पाएंगे, बाकी सब बता देंगे। तो डिफिकल्टी लेवल 4 आउट ऑफ 10 है। अगला है वर्बल फ्रेजेज। हमारा जो सेक्शन है वर्बल फ्रेजेज में हम फॉल को लेके चलेंगे और फॉल पे ही बेस सारे के सारे हैं। तो 1 बाय 1 समझेंगे। फॉल फॉर का मतलब क्या होता है? किसी से प्यार होना या किसी का शिकार हो जाना। टू फॉल इन लव विथ, टू बिकम ए विक्टिम ऑफ। अब प्यार होता है आपको तो भी तो विक्टिम ही होते हो यार। तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है जब आप इस्तेमाल करते फॉल फॉर, ठीक है ना। ही फेल फॉर हर सिंपल बिहेवियर, उससे प्यार हो गया सिंपल बिहेवियर को देख के। उसका होता है, सभी को होता है। फॉल इन का मतलब होता है अंदर धंस जाना। द रूफ फेल इन ड्यू टू हैवी रेन्स। जो रूफ है फेल इन हो गया मतलब गिर गया, धंस गया, गिर गया या धंस गया, धंस गया, गिर गया, ठीक है ना। टू सिंक इन वर्ड मतलब अंदर की तरफ सिंक कर जाना, अंदर की तरफ गिर जाना। फॉल इन विथ और फॉल ऑफ। फॉल इन विथ का मतलब होता है किसी के साथ सहमत होना। आई फॉल इन विथ यू ऑन दिस मैटर। इस मैटर में मैं तुम्हारे साथ फॉल इन विथ करूंगा। फॉल इन विथ का मतलब है किसी के साथ सहमत होना, सहमत होना। तो इसको ऐसे ही याद होना पड़ेगा। आप किसी के साथ फॉल इन विथ हो रहे हो तो किसी के साथ सहमत हो रहे हो, किसी के साथ फॉल इन विथ हो रहे हो तो किसी के साथ सहमत हो रहे हो। इसके बाद अगला है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है कि कम होना, टू बिकम लेस, डिक्रीज होना। स्टॉक प्राइसेस है फॉलन ऑफ। जो स्टॉक प्राइसेस है वो गिर गए हैं, उनकी कीमतें गिर गई है। अगला है फॉल आउट। टू क्वेरल विथ, टू हैपन। जब फॉल आउट करते हो किसी के साथ तो आप झगड़ते हो, ठीक है ना। वी शुड नॉट फॉल आउट विथ देम। हमें किसी के साथ जो है फॉल आउट विथ नहीं करना चाहिए। अच्छा, फॉल आउट विथ भी साथ में है, तो फॉल आउट विथ मतलब झगड़ा होना या घटना। तो वी शुड नॉट फॉल आउट विद देम। हमें उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए विदाउट एनी राइम और रीजन। मतलब किसी वजह से किसी के साथ फॉल आउट विथ नहीं करना चाहिए। तो फॉल आउट विथ करने का मतलब है झगड़ा करना, झगड़ा करना। तो हमें किसी के साथ फॉल आउट विथ नहीं करना चाहिए। इसको कैसे याद कर सकते हो? इसकी निमोनिक्स ऐसे बना सकते हो। हमें किसी के साथ फॉल आउट विथ नहीं करना चाहिए, विथ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए मीन्स झगड़ा नहीं करना चाहिए, मीन्स झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब इसको याद करने का तरीका यही होता है। इसके अलावा आप इसको और किसी तरीके से याद नहीं कर सकते हो। वैसे याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको आधी हिंदी इंग्लिश बनानी पड़ेगी कि हमें किसी के साथ फॉल आउट विथ नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब ऐसे याद रह जाएगा। 3 4 5 बार जब रिवीजन लोगे तो याद हो जाएगा। और वो क्या याद करने का वही तरीका सबसे सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप बात करते हैं। कॉन्ट्रास्ट अपने साथ टू लेता है, कॉन्ट्रास्ट अपने साथ विथ लेता है। जब कॉन्ट्रास्ट जो है नाउन की तरह काम करता है तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। जब वर्ब की तरह काम करता है तो विथ लेता है। हर कैरेक्टर इज ए कॉन्ट्रास्ट टू हर हस्बैंड्स। अब इस आर्टिकल है, इसका मतलब आर्टिकल अपने बाद नाउन लेता है, इसी वजह से इसने प्रीपोजिशन टू लिया है। दे ट्राइड टू, 2 + V1 है और 2 + V1 का मतलब ये वर्ब की तरह आया है।
तो विद द कैरेक्टर, ठीक है ना, दे ट्राई टू कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ दियर फादर विथ माइन। अब ये जो विथ है वो लगाया गया है इसी कॉन्ट्रास्ट के साथ ही, तो विथ माइन आया हुआ है। तो जब भी वर्ब की तरह काम करता है तो अपने साथ विथ लेता है, जब नाउन की तरह काम करता है तो टू लेता है। इतनी बात याद रखना है। कैश इन ऑन जब आप करते हो तो आप अवेल करते हो। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू कैश इन ऑन रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट अनाउंसमेंट फॉर द कम्युनिटी। तो इसकी मीनिंग याद रखना है कि कैश इन ऑन करने का मतलब है किसी सुविधा को प्राप्त करना। कैश इन ऑन का मतलब है अवेल ऑफ करना। कॉन्ट्रीब्यूट टू, तो जब आप किसी चीज़ को कंट्रीब्यूट टू करते हो मतलब किसी में कुछ ऐड करते हो, तो एवरी इंडियन शुड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सभी इंडियन को इंडियन इकोनॉमी के सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट टू करना चाहिए, मतलब उसमें ऐड करना चाहिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, ठीक है ना। कंप्लेन अगेंस्ट लेता है, कंप्लेन अगेंस्ट ए पर्सन होता है, ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। तो कंप्लेन टू समवन अगेंस्ट समवन, आप इसको ऐसे याद रख लो, आता है ये कंप्लेन टू समवन अगेंस्ट समवन, समझ रहे हो ना। तो यहां पे टू ले रहा है कि किसी से कर रहे हो, किसी के अगेंस्ट कर रहे हो, तो इसको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। ही कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट किया टू द प्रिंसिपल, और किसके अगेंस्ट में, मेरे अगेंस्ट में। समझ में आई बात। चलो आज के दिन का फिक्स प्रीपोजिशन खत्म हुआ। अब बात करते हैं यूजफुल वर्ड में। अब ये देखो दोनों चीज़ें आती है आपके एग्जाम में, एक होता है कैरियर, एक होता है कैरियर, ठीक है ना। एक तो कैरियर का मतलब होता है वोकेशन, प्रोफेशन, ठीक है ना। एक तो कैरियर का मतलब होता है वाहक, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना कि कौन सा कैरियर चूज करोगे, किधर साइड पे जाओगे। और एक होता है कैरियर का मतलब वाहक, ठीक है ना। दैट वन कैरीज, द कैरियर इज आर्म्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स। जो कैरियर है, जो वाहक है, वो न्यूक्लियर वेपन्स लेके चल रहा है। ही हैड ए सक्सेसफुल कैरियर इन द टेलीविजन जर्नलिज्म। उसे जो है टेलीविजन पत्रकारिता में सक्सेसफुल उसने कैरियर बना रखा। तो ये वाला कैरियर है जिस कैरियर की हम बात करते हैं, ये वाला कैरियर है जो वाहक है, जो लेके चलता है कुछ। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट है। एक है कॉन्फिडेंट का मतलब आश्वस्त होना कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये कॉन्फिडेंट में DENT आता है। एक होता है कॉन्फिडेंट जिसका मतलब होता है विश्वास पात्र, वन हु शेयर्स ए सीक्रेट, ठीक है ना। तो ही इज़ ए ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो जो है ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट है। ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट होने का मतलब यह है कि एक बंदा ऐसा जो मेरी सारी सीक्रेट अपने साथ कैरी रखता है और वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो कोई ट्रस्टेड बंदा जो शेयर करता है अपना सीक्रेट, मतलब एक ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास मेरे ऑफिस में कोई एक बंदा होगा जिसको मैं अपनी सारी सीक्रेट शेयर करता हूँ और वो उसे कैरी करता है, वो मतलब किसी और को शेयर नहीं करता, पर वो मेरे साथ वो सीक्रेट शेयर करता है, लेकिन वो किसी और के साथ शेयर नहीं करता है। तो वो क्या है कि विश्वास पात्र, इसको हिंदी में बोलते हैं कि अगर हम बोलते हैं ही इज़ माई कॉन्फिडेंट बंदा, तो इस कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग में कि मेरा विश्वास पात्र बंदा है, तो वो कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग है DENT आता है। तो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास, तो जिसकी स्पेलिंग में DENT आता है। अगर हमें अपने ऊपर या किसी के ऊपर आत्मविश्वास है तो अलग बात है। एक कॉन्फिडेंट वो होता है जब हम बोलते हैं कि मेरा शेयर सीक्रेट करने वाला बंदा है, तो ये मेरा कॉन्फिडेंट बंदा है, इसका मतलब मेरा सीक्रेट साझा करता है मेरे साथ जो है। तो ये कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास पास होता है, ये कॉन्फिडेंट का मतलब होता है हम आश्वस्त होते हैं, हम खुद में आश्वस्त होते हैं या किसी के ऊपर आश्वस्त होता है। सी वॉज इन ए रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंट मूड, वो रिलैक्स्ड है और कॉन्फिडेंट मूड में है। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है और कई बार इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जब स्पेल चेक में जाते हो तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जब आप क्लोज टेस्ट अटैम्प्ट करते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे जो है, तो इस पर काफ़ी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये रहे आज के आपके 100 वर्ड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आप लोग चाहते हो ये 90 डेज जो 9000 वोकैब मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इसको 1 गो में चाहते हो तो माई पाठशाला ऐप पे जाओ, 90 डेज वोकैब प्लानर की एक बुक आती है हमारी, उस बुक को बाई करो और चुपचाप डे वाइज प्लान करना स्टार्ट करो। और बहुत बेहतरीन बुक बनाई है, उस बुक से आपका पूरा का पूरा वोकैब कवर हो जाएगा और पेपर में जो भी वोकैब आ रहा है उससे एक भी वोकैब बाहर नहीं आएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पेंट करते हैं।